दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी चर्चा में रहती है और कारण अधिकतर टैक्स स्लैब्स को लेकर ही होता है। कभी कभी उन चीज़ों पर टैक्स की खबर आती है जिन पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उनसे मध्यम और कम पैसे कमाने वालों की कमर टूट जाती है। वो घर चलाएं या सरकार को पैसा दें, वो अपने लिए कमा रहे हैं या सरकार के लिए। कभी पॉपकॉर्न की तो कभी पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स बढ़ाने की न्यूज आती रहती है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि सांस लेने पर यह कहते हुए टैक्स ना लगा दे कि मोदी सरकार में जिंदा रहने का टैक्स दीजिए, क्योंकि आप जिंदा हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? बहरहाल, बजट का सीजन आते ही हर किसी के मन में यही सवाल होता है, हमारा क्या होगा। और जब निर्मला सीतारमण जी 2 घंटे से ज्यादा का बजट भाषण देती हैं तो सवाल यह भी होता है कि हमारे लिए कुछ भी है। तो चलिए आज बात करेंगे उनके कार्यकाल की नीतियां, टैक्स सिस्टम, हेल्थ और शिक्षा पर खर्च, और थोड़ी आलोचना के साथ उनके काम की तुलना मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल से। साथ ही टैक्स टेररिज्म के पहलू पर भी बात करेंगे। निर्मला जी का सबसे लंबा बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था, जिसमें उन्होंने 13,275 शब्द बोले। आखिर में उन्होंने कहा, बाकी बातें फोल्डर में हैं। अब भाई, फोल्डर में बजट था या जनता की उम्मीदें, ये तो वही जाने। अगर तुलना करें तो 1991 में मनमोहन सिंह का ऐतिहासिक बजट भाषण याद होगा। उन्होंने अपने छोटे लेकिन प्रभावशाली भाषण में भारत की अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से बाहर निकाल दिया था। वहीं निर्मला जी के भाषण में तकनीकी शब्दावली इतनी होती है कि मिडिल क्लास को लगता है ये हमारे लिए भी है या सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए है। टैक्स सिस्टम या टैक्स टेररिज्म, और लोग, अमीर लोग भारत की नागरिकता क्यों छोड़ के विदेश जा रहे हैं। अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम की। 2020 में निर्मला सीतारमण जी ने नया टैक्स स्लैब पेश किया, जिसमें छूट खत्म कर दी गई और एक जटिल विकल्प दे दिया। पुराने या नए स्लैब में से चुने। यह ठीक वैसा ही है जैसे दाल चावल या रोटी सब्जी में से कोई एक चुनने को कहा जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन असली समस्या टैक्स टेररिज्म की है। टैक्स टेररिज्म यानी वह दबाव जहां टैक्स अधिकारी छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के करदाताओं को परेशान करते हैं। मनमोहन सिंह के समय टैक्स वसूली का तरीका संयमित था। उनके कार्यकाल में डायरेक्ट टैक्स कोड पर चर्चा शुरू हुई ताकि टैक्स प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। सीतारमण जी के समय टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य इतना ज्यादा है कि अधिकारी राजस्व बढ़ाने के लिए सख्ती करते रहे हैं। फेसलेस टैक्स असेसमेंट जैसे कदम उठाए गए, लेकिन इनका असर कभी व्यापक स्तर पर दिखना बाकी है। फेसलेस टैक्स प्रणाली भारत सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई थी, जो कि डिजिटल कराधान प्रक्रिया है। इससे आसानी तो हुई, लेकिन दिक्कतें ज्यादा हुई। दिक्कत यह है कि यह मशीनीकृत काम ज्यादा हो गया और मानवीकृत कम। लोगों से इसका संपर्क टूट गया, जिसके कारण भ्रम और गलतफहमियां पैदा हुई। एक और समस्या ने जन्म लिया कि अमीर लोग भारत छोड़ रहे हैं। जी हाँ, अमीर लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं? पिछले दशक में भारत से उच्च लेवल आयु वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2024 के बीच भारत में करोड़पतियों की संख्या में 85% की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि में बड़ी संख्या में करोड़पतियों ने देश छोड़ दिया। उदाहरण के लिए 2022 में लगभग 7,500 करोड़पतियों ने भारत छोड़ा, जबकि 2023 में संख्या 6500 हो गई। 2024 में अनुमान है कि 4300 करोड़पति देश छोड़ देंगे, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम तो है, लेकिन चिंताजनक तो है ही। अमीर भारतीयों के लिए दुबई और सिंगापुर जैसे स्थान पसंदीदा बने हुए हैं, जहां अनुकूल टैक्स एनवायरनमेंट है, मजबूत व्यापार परिस्थितियां हैं, शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत से पलायन करने वाले करोड़पतियों की संख्या में हाल ही के वर्षों में कमी आई है, जो देश में बढ़ते आर्थिक अवसरों सुधारों को संकेत हो सकता है। भारत में टैक्स अधिकारियों की सख्ती और बार बार नियमों बदलाव से निवेशकों और उद्यमियों को भरोसा नहीं मिलता। मनमोहन सिंह के समय टैक्स स्ट्रक्चर इतना जटिल नहीं था और उद्यमियों को सहूलियत दी जाती थी। कैसे निपटा जा सकता है इस समस्या से? टैक्स की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, टैक्स अधिकारियों पर जवाबदेही तय हो, छोटे व्यापारियों को राहत दी जाए ताकि वे सिस्टम में भरोसा रखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने में पारदर्शिता हो। ऊपर से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का बोझ। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी मात्र 9.48 प्रति लीटर थी, 2021 तक 32.9 प्रति लीटर हो गई। इस टैक्स के कारण मिडिल क्लास की बचत पर सीधा असर पड़ा है। अमेरिका और चीन जैसे देशों में पेट्रोल पर टैक्स कम है ताकि मिडिल क्लास को राहत मिले, उन पर बोझ ना पड़े। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी का खेल समझिए। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 प्रति लीटर थी, 2021 में 32.9 प्रति लीटर पहुंच गई। अब सवाल यह है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से सरकार की कमाई तो हो रही है, लेकिन मिडिल क्लास की कमाई क्यों घट रही है? मनमोहन सिंह के समय पेट्रोल पर टैक्स कम था और सब्सिडी दी जाती थी ताकि आम जनता को राहत मिले, वो दिक्कत में ना आए।
अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया गया था। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। अच्छा कदम था, लेकिन हेल्थ केयर में जीडीपी का केवल 2.1% खर्च होता है, जो चीन 5% और अमेरिका 17% के मुकाबले बहुत कम है। मनमोहन सिंह के समय राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन NRHM जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनसे गांव में स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई। उनकी योजना बुनियादी ढांचे पर केंद्रित थी। शिक्षा में भी डिजिटल पहल जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म लाए गए। लेकिन मनमोहन सिंह के समय सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने स्कूल ड्रॉप आउट्स को कम किया था। आज डिजिटलाइजेशन के बावजूद ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट और बिजली की समस्या तस के मस बनी हुई है। मनमोहन सिंह ने अपने समय में मिडिल क्लास और ग्रामीण भारत की योजनाओं से जोड़ने का काम किया। वहीं आज राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को बेचने पर निर्भरता बढ़ी है। भारत की योजनाएं बड़ी हैं, लेकिन इनका प्रभाव ग्रामीण और गरीब तबके पर पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है। मनमोहन सिंह के समय मनरेगा योजना ने ग्रामीण रोजगार को सृजित किया था, जो कि गारंटी शुदा रोजगार देता था, जो वैश्विक मानकों के हिसाब से एक स्थिर मॉडल था। सुधार कैसे किया जा सकता है? हेल्थ और शिक्षा पर जीडीपी का 5% से अधिक खर्च, छोटे व्यापारियों और मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दी जाए, पेट्रोल पर टैक्स कम करके जनता को राहत दी जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, उनको सस्ते क्रेडिट दिए जाए, सस्ती दरों पे दिए जाए। निर्मला जी का कार्यकाल अभी तक तो चिंताओं भरा रहा है, जनता को राहत नहीं मिली है। वहीं मनमोहन सिंह का कार्यकाल योजनाबद्ध और प्रभावशाली था। उनका वित्त मंत्री का काल था 5 साल के लिए, अभूतपूर्व योगदान था उनका। आज जो भारत की स्थिति है, मजबूत स्थिति है विश्व स्तर में, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से। निर्मला जी की योजनाएं ज्यादातर कॉर्पोरेट्स के लिए, अमीरों के हित में, बड़ी बड़ी कंपनियों के हित में होता है। उसके टैक्स स्लैब से आम जनता, मध्यम जो मिडिल क्लास है, उसकी कमर टूट जाती है। वहीं मनमोहन जी के जो बजट आते थे वो आम जनता के लिए होते थे, मीडियम क्लास जो है उसके लिए होते थे, छोटे जो सैलरीज पाते हैं उनके लिए होते थे। तो निर्मला ताई को भी इसी दिशा में सोचने की जरूरत है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमें छोड़ के चले गए। उनको जाने के बाद देश एक स्वर में उनको याद किया, उनकी योग्यता, उनके देश को दिए गए योगदान को याद किया। काश यह योगदान की प्रशंसा उनके जीते जी कर पाते, तो वो देख पाते, वो भी देख पाते कि मैंने जो काम किया जनता उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में आप लिख सकते हैं आपको विश्लेषण कैसा लगा, आपको उनकी नीतियां कैसी लगती हैं, आपको सबसे बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर देश के कौन से लगे, वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए पेट्रोल के दाम गिनते रहिए और टैक्स स्लैब के सपने देखते रहिए। नमस्कार।